से अपना ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिस्क एंड लिवरेज। एक एक चैप्टर पिक करते जाएंगे और बिल्कुल उसी पैटर्न पे पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूंगा, छोटे छोटे हर क्वेश्चन की जो भी न्यूएंसेस होती हैं वो सारी रिवाइज कर लेंगे, आरटीपी मॉक टेस्ट के क्वेश्चन उठा लेंगे और मैं आपको किताब के क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा। ठीक है ना, चलो सर। अच्छा, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, क्लासेस में मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, मैं आपका काम खत्म कर रहा हूं जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाऊंगा। यहाँ पे आपने देख लिया मेरा मेन ध्यान कॉन्सेप्ट्स पे ही रहेगा, तो मैं मेन टाइम कॉन्सेप्ट्स पे लगाऊंगा। फटाफट फटाफट एक आधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, आरटीपी वगैरह के। हमारी क्लास वाली बुक के क्वेश्चंस तो मैं आपको मार्क करवाऊंगा। उसके अलावा अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये एक तरह से एकदम एंड टाइम पे हो रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो मैं क्लास के क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगा वो खत्म कर लिए, उसके बाद फटाफट साथ के साथ एक बार स्टडी मैट को रोल डाउन करना है। जैसे रिस्क एंड लिवरेज खत्म हुआ, साथ के साथ स्टडी मैट एक बार इसका देखना है। ठीक है ना, आइए मैं बताऊंगा आपको साथ के साथ। पहले एक बार अब कॉन्सेप्ट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सर रिस्क एंड लिवरेज में आपके पास गिनती के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे। पहला कॉन्सेप्ट आपके पास इस चैप्टर में क्या आया था, इनकम स्टेटमेंट। बिल्कुल सिंपल चीज, फटाफट से एक बार रिवाइज करवा दो, क्या था पूरा फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का। सर सेल्स होती हैं, माइनस करते हैं उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है, माइनस करते हैं इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी आता है, माइनस करते हैं इसमें से इंटरेस्ट, ईबीटी आता है, माइनस करते हैं इसमें से टैक्स, ईएटी आता है, माइनस करते हैं इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को मैक्सिमम परमिसिबल डिविडेंड, मैक्सिमम परमिसिबल डिविडेंड के नाम से भी जाना जाता है। माइनस करते हैं इसमें से इक्विटी डिविडेंड, आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स आता है। रिटेन्ड अर्निंग्स को रेजिडुअल अर्निंग्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा ये फॉर्मेट बनता है। और हमने जब इसका पूरा फॉर्मेट सीखा था तो हमने ये बात सीखी थी कि सर जो सेल्स से लेकर ईबीआईटी तक का काम है, ये सारा होता है आपका ऑपरेटिंग नेचर का काम। बेसिकली ये सारा आपका बिजनेस रन करने का काम, बिजनेस रन करने से आपने क्या कमाया, और इसके बाद ईबीआईटी के बाद आप जो भी करते हैं वो सारा होता है आपका फाइनेंशियल नेचर का काम। और इसी पर्सपेक्टिव से हमने ये बात भी करी थी कि यहां पे जो ईबीआईटी आता है, क्योंकि ये ईबीआईटी ऑपरेटिंग नेचर के बिजनेस से, ऑपरेटिंग नेचर का है, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने से मैंने ईबीआईटी कमाया है, इसलिए ईबीआईटी को बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है जी। अब सर यहां तक का काम, ईबीआईटी तक का काम अगर हमारा ऑपरेटिंग नेचर का है, बिजनेस नेचर का है, तो यहां से अगर कोई रिस्क आता है तो वो कहलाता है ऑपरेटिंग रिस्क और ऑपरेटिंग लिवरेज। रिस्क का कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ उस खर्चे में होगा। देखो रिस्क का कंपोनेंट इनकम की चीज में तो हो नहीं सकता, होगा तो खर्चे में, और खर्चे में भी रिस्क उसमें है जो खर्चा चाहे मैं कुछ कमाऊं या ना कमाऊं, खर्चा रिमेन्स द सेम। मतलब जिस भी खर्चे की नेचर फिक्स्ड है उसमें रिस्क है, क्योंकि जिस खर्चे की नेचर ही वेरिएबल हो गई कि मैं अगर कुछ कमाऊंगा तो वो खर्चा होगा, मैं कुछ नहीं कमाऊंगा तो वो खर्चा भी नहीं होगा, तो उसमें रिस्क का है। रिस्क तो उसमें ही है कि मैं कुछ कमाऊं या ना कमाऊं, मैं 0 कमाऊं, मैं 1 करोड़ कमाऊं, खर्चा रिमेन्स द सेम। तो सर एक तो रिस्क आया फिक्स्ड कॉस्ट में, और ये फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग नेचर की है, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने की वजह से है। तो यहां पे जो रिस्क आता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग लिवरेज या ऑपरेटिंग रिस्क। इसी तरीके से ये जो इंटरेस्ट है इसकी भी नेचर फिक्स्ड है, इंटरेस्ट की भी नेचर फिक्स्ड है, इस वजह से इसकी वजह से भी जो रिस्क आता है वो भी है तो रिस्क, लेकिन अब कौन सी नेचर का है। यहां से ईबीआईटी के बाद हम शुरू हो गए हैं फाइनेंशियल नेचर पे। तो इंटरेस्ट की वजह से जो रिस्क आता है दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल रिस्क। इन दोनों को अगर मर्ज कर दें, साथ में पढ़ा जाए, तो यह कहलाता है कंबाइंड लिवरेज। मतलब सिंपल सी बात, फिक्स्ड कॉस्ट रीजन है ऑपरेटिंग लिवरेज का, इंटरेस्ट रीजन है फाइनेंशियल लिवरेज का, और फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट ये दोनों रीजन है कंबाइंड लिवरेज के। सिंपल सिंपल बात है सर। उसके बाद यहां पे बाकी किसी कंपोनेंट में वेरिएबल कॉस्ट, इसमें लिवरेज का कंपोनेंट नहीं है, काम होगा खर्चा आएगा, काम नहीं होगा खर्चा भी नहीं आएगा। टैक्स,
टैक्स तो लगता ही तब है जब प्रॉफिट आ जाए, जब प्रॉफिट आ गया तब कोई खर्चा आ रहा है, और प्रॉफिट नहीं है तब वो कोई खर्चा भी नहीं है, तो वो कोई रिस्क नहीं है। बल्कि जब प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है, तब तो बल्कि टैक्स खर्चा नहीं, टैक्स की सेविंग मिल जाती है हमको, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में आपने पढ़ रखा है। प्रेफरेंस डिविडेंड, सर प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें भी डिविडेंड बांटना कब है? जब प्रॉफिट होगा। डिविडेंड बांटना ही तब है जब प्रॉफिट होगा, तो कहेगा रिस्क। अब यहां पे हमने, आपको याद होगा क्लासेस में इसके रिलेटेड ये बात भी डिस्कस कर रखी है, प्रेफरेंस डिविडेंड के रिलेटेड। कई बच्चों के मन में डाउट आता है, सर जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसमें तो रिस्क है। मैं पूछता हूं बच्चे, आप कैसे कह रहे हो उसमें रिस्क है? तो बच्चा बोलता है, सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर हैं तो आज अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं था तो इस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर भी अगर प्रॉफिट नहीं है तो उस साल का डिविडेंड अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कहने का मतलब है, बच्चा कहता है सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा। तो जब 4 साल तक वो डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो 4 साल तो सर उसकी नेचर फिक्स्ड नहीं रही। 4 साल, अगर इस साल प्रॉफिट नहीं है अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो, अगले साल प्रॉफिट नहीं है उससे अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो। 4 साल तो सर वो फिक्स्ड रहा ना, कि नहीं है तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो, वो खर्चा उतना का उतना है। तो सर फिक्स्ड है तो उसमें लिवरेज है। ये डाउट आता है बच्चों का। इस डाउट का आंसर ये है, सर फिर भी वो लिवरेज नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन उसकी नेचर फिक्स्ड है। ठीक है, मान लिया कि 4 साल तक आपको डिविडेंड देना ही है, वो नहीं होगा प्रॉफिट तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी देना कब है? जब प्रॉफिट आएगा। वो फिक्स्ड है, लेकिन उसकी पेबल नेचर कब बन रही है? जब प्रॉफिट आएगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो 4 साल कैरी फॉरवर्ड हो होके वो अपने आप लैप्स हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है, अल्टीमेटली पे ऑफ तभी होना है जब प्रॉफिट है, और जब ऐसा खर्चा है जो पे ऑफ तभी होना है जब प्रॉफिट है, तो सर उसमें रिस्क नहीं है। इक्विटी डिविडेंड, ये तो स्ट्रेट अवे प्रॉफिट होगा तो बांटना है, नहीं तो नहीं बांटना है, तो कोई रिस्क नहीं है। तो यही 3 चीजें निकली थी, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड लिवरेज, फिक्स्ड इंटरेस्ट, इनकी वजह से ये लिवरेजेस आते हैं। उसके बाद फॉर्मूले, सबसे पहले आपके पास आता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डीओएल के नाम से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसके हमने 2 फॉर्मूलेस करे थे। एक फॉर्मूला किया था समझने के लिए, परसेंटेज वाला फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फॉर्मूले का मतलब सिंपल सा था कि सेल्स में कितना चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज आ सकता है। मान लो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज 3 आ रहा है, तो 3 के ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या है कि 1% का चेंज आएगा अगर सेल्स में, तो 3% का चेंज आएगा ईबीआईटी में। अब ये चेंज आपका इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। 1% का इंक्रीज आएगा सेल में तो 3% का भी इंक्रीज आएगा ईबीआईटी पे। 1% का डिक्रीज आएगा सेल में तो 3% का भी डिक्रीज आएगा ईबीआईटी में। सिंपल बात। साथ के साथ फिर हमने इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी किया था, जिसका फॉर्मूला था एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट लाया कर गया। सिंपल बात थी। अगर सर आपके पास क्वेश्चन में 2 डेटाज अवेलेबल हैं, मतलब आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। परसेंटेज चेंज तभी निकाल सकते हो जब आपके पास एटलीस्ट 2 डेटाज अवेलेबल होंगे। आपके पास 2 डेटा, बिल्कुल सही फॉर्मूला लिख रहे हैं आपके पास सर। अगर 2 डेटाज अवेलेबल हैं तो आप परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर आपके पास 2 डेटाज क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो आप परसेंटेज चेंज फॉर्मूला लगा नहीं सकते। सिंगल डेटा अवेलेबल है, आपको यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। और आपने नोटिस भी किया है क्लासेस में क्वेश्चन करके, 99% क्वेश्चंस में सर यही फॉर्मूला लगता है, डबल डेटा अवेलेबल ही नहीं होता। और एक चीज का ध्यान रखना, 2 डेटा का मतलब यहां पे क्या है कि 2 ईयर का डेटा दे दिया, ईयर 1 ईयर 2, 2 क्वार्टर का डेटा दे दिया, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, 2 हफ्तों का डेटा दे दिया, वीक 1 वीक 2, 2 महीनों का डेटा दे दिया, मंथ 1 मंथ 2। यह है इसका मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस निकाल के और इस डिफरेंस का परसेंटेज चेंज आप निकाल दोगे। ठीक है जी। इसका मतलब ये मत समझ लेना, आपको याद होगा हमारी क्लास में क्वेश्चन भी आया था। आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे दे रखा था कि एक ही कंपनी है, लेट्स से XYZ लिमिटेड, इसके लिए आपको ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज निकालना था। और क्वेश्चन ने कहा था कैलकुलेट, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ने कहा था कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज एट 25,000 यूनिट्स एंड 30,000 यूनिट्स।
अब जब क्वेश्चन ऐसा आया, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज और बोथ एट 25,000 यूनिट्स एंड 30,000 यूनिट्स, इसका मतलब है क्वेश्चन 25,000 यूनिट्स के लेवल पे डीओएल अलग से जानना चाह रहा है। 30,000 यूनिट्स के लेवल पे क्वेश्चन डीओएल अलग से जानना चाह रहा है। इसमें आप डिफरेंशियल मत कर देना, यहां पे कहीं 25,000 यूनिट्स पे 30,000 यूनिट्स पे निकाल के उसका चेंज करके परसेंटेज चेंज निकाल के परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगा दो। 25,000 पे अलग, 30,000 पे अलग जानना चाह रहा है क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, एक एम कंपनी का डेटा या एक एक्स कंपनी का, कुछ भी आपको इस तरीके से कंपनी का डेटा दे रखा है, एक सेकेंड, एक आपको एक्स कंपनी का डेटा दे रखा है, एक आपको वाई कंपनी का डेटा दे रखा है, और क्वेश्चन ने दोनों कंपनीज का आपको मांगा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज फॉर एक्स एंड वाई। आपसे अलग अलग सर दोनों कंपनीज का लिवरेज मांग लिया, एक्स का और वाई का, तब भी इन दोनों का डिफरेंस मत निकाल देना, ये डिफरेंस ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे एक्स का अलग मांगा है आपसे ऑपरेटिंग लिवरेज, वाई का ऑपरेटिंग लिवरेज आपसे अलग मांगा है। मेरे को बताओ ये वाली बात समझ आ गई? साथ साथ फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन की न्यूएंसेस वगैरह भी डिस्कस करता जा रहा हूं। कहीं पे भी आपको लगेगा सर स्लो डाउन हो जाओ, प्लीज बता दीजिएगा। याद आ रही हैं सारी बातें? ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं पे सर ये भूल के बैठे हुए थे? अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पे ये फॉर्मूला किया था डीओएल का, या तो परसेंटेज चेंज वाला या फिर एग्जिस्टिंग वाला, ठीक है ना। और डीओएल का मतलब भी हमने जान लिया कि सेल में इतना चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज हो जाएगा। सेल से ईबीआईटी का फॉर्मूला इसलिए बना, देन अगेन बीच में फिक्स्ड कॉस्ट लाई करती है। आप कहोगे सर बीच में वेरिएबल कॉस्ट भी लाई करती है, कई बार बच्चों के मन में यह भी डाउट आ जाता है कि सर सेल से ईबीआईटी तक जा रहे हो, बीच में तो सर वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई, तो ये तो दोनों के हिसाब से लिवरेज नहीं आ गया? नहीं आया। आप याद करिए क्लासेस में जो हमने एग्जांपल भी किया था इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, ये सेम आता है सर। तो आप डिनोमिनेटर में चाहे परसेंटेज चेंज इन सेल्स लिख लो, चाहे परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन लिख लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो तो फॉर्मूले में सेल्स बना हुआ तो मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट में जब रिस्क है ही नहीं तो उसका रिस्क आएगा भी नहीं यहां पे। अच्छा, यहीं से एक बात निकलती है, ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट करता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी, इफ देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा? 1 होगा। 0 मत लिख देना, ये डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपका हमेशा 1 है। बिल्कुल सही लिख रहे हैं सभी बच्चे। इसके बाद सर बात आई थी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ऐसे ही डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के सर 2 फॉर्मूले किए थे। अब यहां पे ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज बन जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज आ जाएगा, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट का एलिमेंट लाई कर गया। और इसी तरीके से इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी। सीधा सीधा ईबीआईटी से ईबीटी तक आना है। फॉर्मूले में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये ध्यान रखना बस कि जो परसेंटेज वाले फॉर्मूले होते हैं वो डिनोमिनेटर से समझे जाते हैं। तो हमने डिनोमिनेटर से फॉर्मूला बनाया कि ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा, उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज आएगा। ये वाले फॉर्मूले एब्सोल्यूट अमाउंट में है, एब्सोल्यूट अमाउंट में है तो हम स्ट्रेट अवे इनकम स्टेटमेंट पे चले हैं कि कंट्रीब्यूशन से ईबीआईटी तक पहुंचे, कंट्रीब्यूशन से ईबीआईटी तक पहुंचे, बीच में फिक्स्ड कॉस्ट आ गई ऑपरेटिंग लिवरेज, ईबीआईटी से ईबीटी तक पहुंचे, बीच में इंटरेस्ट आ गया फाइनेंशियल लिवरेज, एज सिंपल एज दैट। और यहां पे अगर आपका डीएफएल लेट से 5 आ जाता है तो 5 के डीएफएल का मतलब क्या है कि 1% का चेंज आता है अगर ईबीआईटी में, तो उसकी वजह से 5% का चेंज आएगा ईबीटी में, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, इस तरीके से सिंपल सिंपल ये फॉर्मूला बनता है और इसकी इंटरप्रिटेशन बनती है। और यहां पे भी डीएफएल एग्जिस्ट करता है क्योंकि इंटरेस्ट है। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो डीएफएल क्या होगा? अगेन 1। ठीक है जी, सिंपल सिंपल हमने ये फॉर्मूला किया यहां पे, बिल्कुल सही सार्थक। उसके बाद यहां पे आया था डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज के लिए सबसे पहले तो एक सिंपल सा
रिलेशनशिप हमने यहां पे किया था डीसीएल इज इक्वल टू डीओएल इंटू डीएफएल। मतलब अगर आपने क्वेश्चन में डीओएल और डीएफएल निकाल लिया है तो डीसीएल के लिए तो आपको अलग से फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डीसीएल आ जाएगा। इनफैक्ट आपको कोई भी दो लिवरेजेस दे रखे हैं, तीसरा अपने आप आ जाएगा इस रिलेशनशिप को लगा के। ऑल्दो स्टिल डीसीएल का फॉर्मूला, अब देखो हम यहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज में सिंपल फॉर्मूला है, साथ के साथ लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बनाया था, सेल्स से ईबीआईटी तक गए थे, बीच में फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है जी। और फाइनेंशियल लिवरेज में परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले के लिए फाइनेंशियल लिवरेज में ईबीआईटी से ईबीटी तक गए थे। कंबाइंड लिवरेज में फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों की बात करनी है तो सीधा सेल्स से ईबीटी तक जाएंगे, ठीक है जी। ऑपरेटिंग में सेल्स से ईबीआईटी तक, फाइनेंशियल में ईबीआईटी से ईबीटी तक, यहां पे डायरेक्ट जाना है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, सीधा सीधा सेल में कितना चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज आएगा, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट भी लाया कर गया, बीच में इंटरेस्ट भी लाया कर गया। आप कहोगे सर बीच में वेरिएबल कॉस्ट भी लाया कर गया, तो डिनोमिनेटर में मैंने परसेंटेज चेंज इन सेल लिखा है, आप परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन सेम आता है बिल्कुल, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे, ठीक है ना, वो तो फॉर्मूले में बस सेल है। और अगर फिर भी डीसीएल का फॉर्मूला भूल जाओ तो मैंने क्लासेस में आपको बता रखा है सर, डीओएल का फॉर्मूला आपने किया था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, या ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, आपके पास अल्टीमेटली फॉर्मूला बच गया सर, ये परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, एज सिंपल एज दैट। इसी तरीके से कंबाइंड लिवरेज का आपके पास एक और ऑल्टरनेट फॉर्मूला। अब ऑपरेटिंग लिवरेज में ऑल्टरनेट फॉर्मूला में जो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला नहीं है, सिंगल डेटा के अकॉर्डिंग है। ऑपरेटिंग लिवरेज में कंट्रीब्यूशन से ईबीआईटी तक आए, फाइनेंशियल लिवरेज में ईबीआईटी से ईबीटी तक आए, यहां पे डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से ईबीटी तक आ जाएंगे। बिल्कुल सही संस्कार, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ठीक है जी। स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला किया, और बाय चांस अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो सर देन अगेन यही रिलेशनशिप लगा लेना। डीओएल का फॉर्मूला हमने किया था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इनटू डीएफएल का यही वाला ऑल्टरनेट फॉर्मूला हमने किया था ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया सर, आपका फॉर्मूला बच गया यही कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी एंड दिस इज इट। और सर इसी तरीके से जो डीसीएल होता है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है एंड इंटरेस्ट है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट दोनों नहीं है तो आपका डीसीएल 1 होगा, सिंपल बात। अगर सर मैं कहता हूं फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है इंटरेस्ट है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है इंटरेस्ट है, तो आपका डीसीएल इज इक्वल टू डीएफएल होगा। बड़ी सिंपल सी बात है ना सर, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं है, जो फाइनेंशियल लिवरेज है वही कंबाइंड लिवरेज है। अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट है और इंटरेस्ट नहीं है तो आपका डीसीएल इज इक्वल टू डीओएल होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है ऑपरेटिंग लिवरेज है, इंटरेस्ट नहीं है तो फाइनेंशियल लिवरेज नहीं है, तो कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज। सिंपल सिंपल रिलेशनशिप। ये कई बार डायरेक्टली एक एक नंबर पे सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है ना, एक 10 नंबर का सवाल दे देंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चनों का पूरा सॉल्व करने वाला, और उसके एक दो पार्ट्स इस तरीके के दे देंगे। अच्छा सर, इसके बाद क्वेश्चंस आपके पास इस तरीके के बनते हैं। अब क्वेश्चन स्पेसिफिक कुछ बातें कर रहा हूं पहले मेरे को बताओ, यहां तक की सारी बातें समझ आ गई, रिवाइज हो गई, याद आ रही हैं सारी बातें? ठीक है जी। इसके बाद सर कई बार क्वेश्चन, अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कहता है एट व्हाट सेल्स, पहला टाइप का क्वेश्चन, एट व्हाट सेल्स प्रॉफिट, सॉरी, एट व्हाट सेल्स EBIT will reduce by
लेट्स से 30%, और आपके पास डीओएल या तो दिया हुआ है या आपने कंप्यूट किया है, डीओएल आपके पास 4 है। तो सिंपल बात है सर, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है सेल्स कितनी होगी जब ईबीआईटी 30% से रिड्यूस कर जाएगा। अब मेरी एक बात सुन लो, यहां पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, मेरे बार बार बोलने के बावजूद बहुत नालायक क्या करते हैं, यहां पे रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। और सर आप अगर रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, आप ईबीआईटी जब 30% से रिड्यूस हो जाएगा तो सेल्स कितनी होगी? रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं कैसे? लेट सेल्स बी एक्स, वही जो मैंने कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको बताई है बातें, वो चीज यहां पे अप्लाई करके जो मांगा है उसको एक्सलेट करते हैं और एक्स की टर्म्स में रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं, और रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट से सर यहां पे सेल्स निकालते हैं। आंसर आता है बिल्कुल सेम जो आपका बुक में आंसर आया हुआ है या सॉल्यूशन में आंसर है, बिल्कुल सेम आंसर आता है, लेकिन ये तरीका है बिल्कुल गलत। फॉर द सिंपल रीजन, यहां पे बस एक चीज सोच लेना, रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए फिर डीओएल निकालने का पर्पस क्या था? डीओएल निकाला क्यों है? डीओएल सर निकाला इसलिए सो दैट रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट्स दोबारा बार बार ना बनानी पड़े, डायरेक्टली रिलेशनशिप से आंसर आए। तो सिंपल सी बात है सर, डीओएल 4 का मतलब क्या है? 1% चेंज, यहां पे रिड्यूस हो रहा है तो मैं रिड्यूस ही लिख दूंगा, 1% डिक्रीज इन सेल इज इक्वल टू 4% डिक्रीज इन ईबीआईटी। तो यहां पे 4 का डीओएल है और 30% से ईबीआईटी रिड्यूस हो रहा है, तो 1% से अगर रिड्यूस होगा डिक्रीज इन ईबीआईटी, तो 1/4 इतने परसेंट से डिक्रीज होगी सेल। हमें 30% का डिक्रीज दिखाना है, तो 30% डिक्रीज इन ईबीआईटी, जब 30% का डिक्रीज आएगा ईबीआईटी में, तो 1/4 इंटू 30 इतने परसेंट का डिक्रीज आएगा सेल में। यहां पे आपके पास सेल का डिक्रीज आ जाएगा, ये आता है आपके पास 7.5%। तो आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग सेल्स दी होगी माइनस एग्जिस्टिंग सेल्स मल्टीप्लाई बाय 7.5%, उसका 7.5% निकाल के यहां से माइनस करेंगे, आपके पास रिवाइज सेल्स आ जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना, बाय चांस क्वेश्चन यहां पे बोल दे एट व्हाट परसेंटेज फॉल इन सेल्स, एट व्हाट परसेंटेज फॉल इन सेल्स, अगर ऐसा पूछा है तो सर आंसर इस परसेंटेज पे छोड़ के आना, रिवाइज सेल्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने कहा एट व्हाट सेल्स, तो आपको रुपी में आंसर रिवाइज सेल्स निकाल के आनी है, माइनस करके दिखाना है, और अगर लिखा है एट व्हाट परसेंटेज सेल्स, तो सर सेल्स पे आंसर छोड़ देना। ठीक है जी। यहां पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको इस तरीके से दे दिया, अच्छा ये ध्यान रखना, यहां पे लिख देता हूं एट व्हाट सेल्स या एट व्हाट परसेंटेज फॉल इन सेल्स, ईबीआईटी की जगह यहां पे वर्ड लिख देता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एट व्हाट परसेंटेज फॉल इन सेल्स या एट व्हाट सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय 30%, तो भी सर बात वही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी की ही बात कर रखी है, बिल्कुल सही। उसके बाद सर ये भी ध्यान रखना, कई बार जैसे क्वेश्चन इस तरीके से बना देते हैं, ये एट व्हाट परसेंटेज सेल्स ईबीआईटी विल टर्न 0, ईबीआईटी 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपसे पहली बात पूछा तो, और डीओएल आपके पास 4 है, तो वही सेम क्वेश्चन है जो अभी पहले बोला है, यही वाला सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे ईबीआईटी में रिडक्शन 30% दे रखा था, यहां पे ईबीआईटी को 0 बनाने की बात हो रही है। ईबीआईटी 0 बनाने की बात का मतलब है ईबीआईटी डिक्रीज बाय 100%। तो ईबीआईटी जब 100% से डिक्रीज होगा तो सेल्स में कितने परसेंटेज का डिक्रीज आएगा, वो आप डीओएल के रेफरेंस से निकाल लेंगे, बिल्कुल सही, इसके रेफरेंस से यहां पे निकाल लेंगे। ठीक है जी, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा उसके बाद यहां पे, अच्छा मैंने ईबीआईटी के रेफरेंस से बताया, यहां पे ईबीटी के रेफरेंस से भी बन सकता है, दोनों के रेफरेंस से बन सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, अब आपसे मांगा है, अब आप बता दीजिएगा एट व्हाट सेल्स ईबीटी will turn 0 or EBT will reduce by let's say 60%। यहां पे कौन सा लिवरेज यूज करोगे? हाँ जी, कौन सा लिवरेज?
डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। बिल्कुल सही आंसर है सभी का, क्योंकि सर सेल्स और ईबीटी दोनों के बीच की बात हो रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है, एट व्हाट कंट्रीब्यूशन ईबीटी विल टर्न 0 और ईबीटी विल रिड्यूस बाय 60%। हाँ जी, अब कौन सा लेवरेज यूज करोगे? अभी भी सर डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, बिल्कुल सही। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कंट्रीब्यूशन में कुछ और यूज करेंगे या उसमें। आपको क्वेश्चन ने बोला है एट व्हाट सेल्स, सॉरी, एट व्हाट ईबीआईटी ईबीटी विल टर्न 0, या ये वाली बात, एट व्हाट ईबीआईटी ईबीटी विल टर्न 0। अब क्या यूज करोगे? बिल्कुल सही बात, अब सर डीएफएल यूज करेंगे। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई सही से कर लेना। एक तो ये आइडेंटिफाई सही से कर लेना कि आपको लिवरेज कौन सा यूज करना है, दूसरी बात सोचना किस साइड से, मैं वो भी आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन है इस तरीके से बोलना, इफ सेल रिड्यूस्ड बाय लेट्स से 25% ईबीआईटी और ईबीटी विल रिड्यूस बाय, और एक है क्वेश्चन इस तरीके से बोलना, एट व्हाट सेल्स ईबीआईटी और ईबीटी विल रिड्यूस बाय 60%। यहां पे उल्टा सोचना है। मान लो आपका यहां पे डीओएल के रेफरेंस से बता देता हूं, डीओएल 4 है, यहां पे भी डीओएल के रेफरेंस से बता रहा हूं, डीओएल 4 है। तो यहां पे आपको क्या सोचना होगा, 1% का चेंज होता है सेल में, तो 4% का चेंज होता है ईबीआईटी में, ठीक है। अगर ईबीटी के रेफरेंस से बात कर रहे हो तो कंबाइंड लेवरेज यूज हो जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है ना। यहां पे कहा है सेल अगर 25% से रिड्यूस हो गई तो 1% का चेंज होगा सेल्स में, आपको इधर से इधर जाना है यहां पे, ठीक है जी। तो 25% का चेंज होगा डिक्रीज इन सेल, तो यहां पे 25 मल्टीप्लाई बाय 4, इतने परसेंटेज का डिक्रीज होगा ईबीआईटी में। इसी तरीके से अगर इस साइड वाली चीज है जो मैंने यहां पे बोली है, तो यहां पे भी 1% डिक्रीज इन सेल इक्वल्स टू 4% डिक्रीज इन ईबीआईटी। लेकिन आपको ईबीआईटी का डिक्रीज दे रखा है 60%, आपको अब यहां से यहां जाना है, ठीक है जी। तो अब डिवाइड होगा, 1% डिक्रीज इन ईबीआईटी 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 60%, इस तरीके से परसेंटेज निकलेगी। इसका बस ध्यान रखना सर कि कहां से किधर जाना है आपको। एक बारी वो लाइन फ्रेम करके डीओएल, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेना ऐसे क्वेश्चंस में कि डीओएल लगेगा, डीएफएल लगेगा या डीसीएल लगेगा। उसके बाद जो भी लगेगा उसको ना एक बारी जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा या आपने कंप्यूट किया होगा ऐसे लिख लेना एक बारी। ऐसे लिखते ही आपको समझ आ जाएगा आपको सेल से ईबीआईटी पे जाना है या ईबीआईटी से सेल पे आना है, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली उसकी फ्रेमिंग करना। फिर पहले इस तरीके से जरूर जरूर इस बात को लिख लेना, सो दैट गलत ना कर दो कहीं। सर इसमें हम ईबीटी के लिए ईबीआईटी को बेस बना सकते हैं आफ्टर फाइंडिंग? बिल्कुल बना सकते हो, बट वो डबल काम हो जाएगा। इससे बढ़िया डायरेक्टली आप कंबाइंड लेवरेज यूज कर लेना। ऑल्दो कर सकते हो सार्थक, कोई दिक्कत नहीं है कि एक से दूसरे पे पहुंचे, दूसरे से तीसरे पे पहुंच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा सर, ये वाली बात हो गई अब क्वेश्चंस की। इसके बाद एक बात और सुनो क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन था सर, मैंने आपको क्लासेस में भी पढ़ा रखा है, वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार रिपीटेड है। और वो क्वेश्चन में उन्होंने चेक किया, मैं आपको एक बार बता देता हूं। हमारे 99.9% क्वेश्चंस में सर इंडिविजुअल वाला फॉर्मूला यूज होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो मैंने आपको क्लास में पढ़वाया था सर, परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले को भी हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पेपर में उसने इसी बात को पकड़ लिया, 5 नंबर में कंपलसरी क्वेश्चन में डाल दिया, सारा डेटा परसेंटेज में डायरेक्टली दे रखा था और परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगवाने को बोल दिया था। याद आया होगा आपको, क्लास में वो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। उस क्वेश्चन में सर सिर्फ और सिर्फ दिया क्या हुआ है, मैं एक बार आपको वो बता रहा हूं। परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू दिया हुआ है, ए बी सी डी, कई सारी फॉर्म्स है, 5 फॉर्म्स थी।
पांचों फॉर्म्स का परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू दिया हुआ है, मान लो इसका 10%, 15%, 18%, इसका 9%, इस तरीके से चेंज इन रेवेन्यू दे रखा है। ये क्या है सर? परसेंटेज चेंज इन सेल। और आपको दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब सर बहुत नालायक इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपको अभी पता नहीं लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे ही कई स्टूडेंट्स ने आके बताया सर इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मांगा हुआ था और हमें परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तो दिया ही नहीं हुआ, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालने का तरीका भी नहीं दिया हुआ। बेटा ये जो आपको परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नथिंग एल्स बट ईबीआईटी, तो ये आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ही दे रखा है। ठीक है जी, तो सीधा सीधा बस यहां पे फॉर्मूला लगना था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी जो भी यहां पे दे रखा है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और इसी तरीके से सर इस क्वेश्चन में एक डेटा और दिया हुआ था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, और आपसे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज भी मांगा था। तो पहले तो क्रक्स बता रहा हूं, उसके बाद उसका रीजन। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली बस ये डेटा था क्वेश्चन में, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, और कोई डेटा नहीं है और आपसे मांगा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, तो सर इस परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को आप क्या मान लेंगे? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी मान लेंगे इसको। सर ऐसा क्यों, इसको परसेंटेज चेंज इन ईबीटी क्यों मान लेंगे? फॉर द सिंपल रीजन, इनकम स्टेटमेंट में सर ईबीआईटी में से माइनस होता है इंटरेस्ट, आपके पास आता है ईबीटी, माइनस होता है टैक्स, आपके पास आता है ईएटी, माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, आपके पास आता है अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको डिवाइड करते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और फिर जाके आता है आपके पास ईपीएस। अच्छा, इसका जो परसेंटेज चेंज है और अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो परसेंटेज चेंज है, ये तो सर सेम होगा, बस फर्क ये है ईपीएस में वो पर शेयर के हिसाब से निकाला होगा और अर्निंग्स में वो टोटलिटी के हिसाब से आएगा, वो तो सेम होगा। अब मैं कहूं सर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो जितना अर्निंग्स है उतना ही ईएटी है, तो इनका भी परसेंटेज चेंज सेम होगा। मैं कह दूं सर टैक्स भी नहीं है, तो अगर टैक्स नहीं है तो जो ईएटी होगा वही ईबीटी होगा, तो इनका भी सेम होगा। क्वेश्चन में सर और कोई डेटा नहीं है, तो मैं ये मान लूंगा, अज्यूम कर लूंगा, नोट में अजम्पशन लिख दूंगा, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड एंड नो टैक्सेशन, देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। ये अजम्पशन डाल के सीधा सीधा बस फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है जी, इसका ध्यान रखिएगा। और सर इसी क्वेश्चन में ऐसा एक और क्वेश्चन और था जिसमें आपको इस तरीके से 3-4 फर्म्स का डेटा दे रखा था और इन सबका आपने ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज वगैरह निकाल लिया। मान लो मैं फाइनेंशियल लिवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूं, आपने फाइनेंशियल लिवरेज इसका निकाला 10, इसका निकाला 6, इसका आया आपके पास 9, इसका आया मान लो 3, और साथ की साथ इन कंपनीज के बीटा दे रखे थे। जब ये चैप्टर किया था तो सर ये एफएम का पहला चैप्टर किया था, अब तो पूरा एफएम कर चुके हो तो आप इस बात को समझ जाओगे अब। और आपको बीटा दे रखा था, और ए का बीटा था आपके पास 3.5, बी का बीटा था आपके पास 2, सी का बीटा था आपके पास 2.75 एग्जांपल के लिए, और डी का बीटा था आपके पास 1.2। और आपको बोला था आपने कंबाइंड लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज निकाल लिए, अब उसको बीटा के साथ कंपेयर कर दो। ये बीटा दे रखा है, आपको निकालना नहीं था, बीटा दे रखा था, कमेंट करने को बोल रहा था, कंपेयर करने को बोल रहा था। क्या कमेंट करोगे सर, एक बार बता दो, आप ही बता दो। हाँ जी, क्या कमेंट करोगे यहां पे, बोलो बोलो। नालायक, नाइस पिक ब्रो नहीं, इस पे कमेंट करना है। हाँ जी, क्या लिखोगे पेपर में? कोई नहीं बता रहा है, मैं कह रहा हूं कमेंट करो, वो लिख रहा है नाइस पिक ब्रो, तेरी ऐसी की तैसी। सुनो मेरी बात, बीटा का मतलब क्या होता है? रिस्क, जिसका बीटा ज्यादा उसका रिस्क ज्यादा। बिल्कुल सही संस्कार, बस ये बात लिखनी है। पहले तो आप एक्सप्लेन करोगे, बीटा इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ रिस्क, बीटा इज ऑल्सो अ
measure of risk just like leverage। पहले तो ये बात लिखोगे, उसके बाद यही जो आपने क्रक्स लिखा है संस्कार सुषमा, हायर लिवरेज मींस हाई बीटा। ज्यादा लिवरेज होगा मतलब ज्यादा बीटा होगा, ज्यादा रिस्क होगा, एंड हेंस कंपनी विद हाईएस्ट फाइनेंशियल लिवरेज हैव द मैक्सिमम बीटा एंड सो ऑन। कंपनी विद द लोएस्ट फाइनेंशियल लिवरेज हैव द लोएस्ट बीटा ऑफ 1.2। ठीक है जी, इस तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करना होगा कि लिवरेज जितना ज्यादा है बीटा भी उसी के अकॉर्डिंग उतना ज्यादा है। ठीक है जी, इस तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद सर हमारी क्लास में एक क्वेश्चन आया था, आपको याद भी होगा, शायद बुक का 15th क्वेश्चन था, जेके अनलिमिटेड वाला। उसके रेफरेंस एक बात बता रहा हूं, उस क्वेश्चन में सर एक तो आपसे मांगा था डिविडेंड यील्ड, और मैंने करवा दिया था आपको वहां पे दोनों, अर्निंग यील्ड एंड, मैं इसको इस तरीके से बता देता हूं, एक सेकेंड। उस क्वेश्चन में सर एक तो आपसे चीज मांगी थी यील्ड, क्वेश्चन ने मांगा था सिर्फ आपसे डिविडेंड यील्ड, और मैंने आपको साथ की साथ अर्निंग यील्ड भी करवाया था कि बाय चांस पेपर में आ जाए। यील्ड का मतलब क्या होता है सर? परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज में कितनी रिटर्न आपने कमाई। तो अर्निंग यील्ड का मतलब क्या है? आज आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाता हूं तो सर एमपीएस लगेगा, उस पे आप एक साल बाद अर्निंग यील्ड कर रहे हैं, तो एक साल बाद आप मेरे लिए कमाएंगे कितना, इस बात की परसेंटेज। फॉर्मूले को रटना नहीं है, पढ़ना है ताकि याद रहे पेपर में। इसी तरीके से डिविडेंड यील्ड, आपकी कंपनी के एक शेयर में आज पैसा लगाता हूं तो एमपीएस में लगेगा, तो आप एक साल बाद मेरे लिए जो कमाएंगे उसमें से मेरे को बांटेंगे कितना, क्योंकि डिविडेंड की बात चल रही है, इस बात की परसेंटेज। यील्ड निकाल रहे हो, परसेंटेज में रिटर्न होती है। ये फॉर्मूले बन गए सर, ये दोनों फॉर्मूले जो बनाए हैं यहां पे अर्निंग यील्ड और डिविडेंड यील्ड के, ये बन गए पर शेयर के हिसाब से। आप चाहो तो टोटालिटी के हिसाब से भी फॉर्मूला बना सकते हो। इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टोटल अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वही जो आप इनकम स्टेटमेंट में अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालते हो ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके, वही तो है सर ये, क्योंकि उसी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके आपके पास ईपीएस आती है। तो टोटल अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, एक तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। यही फॉर्मूला है सर, बस इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया है, आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला टोटालिटी में बनाना हो, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड कैसे, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 100। आप ये इस तरीके से टोटालिटी में भी फॉर्मूला बना के लगा सकते हैं, आंसर विल बी सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका अर्निंग यील्ड और डिविडेंड यील्ड। उसके बाद सर इसी क्वेश्चन में आपसे एक चीज और मांगी थी, कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड। पहली बात, जब क्वेश्चन ऐसे आ जाए कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड, इसका मतलब है क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो। आपसे कवरेज रेशोज मांगी जा रही हैं, अब तो आप रेशोज भी कर चुके हो। तो सर यहां पे कवरेज रेशोज के लिए सिंपल सा लॉजिक क्या बनाया था, सिंपल लॉजिक ये था सर, न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा ताकि फॉर्मूला खुद बनाएंगे। न्यूमरेटर में आएगी वो इनकम जिसमें से खर्चा बटना है, और डिनोमिनेटर में आएगा खुद वो खर्चा। दोबारा रिपीट करता हूं, कोई भी कवरेज रेशो बनानी हो, कोई भी कवरेज रेशो, नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू प्रेफरेंस और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो, कोई भी कवरेज रेशो बनानी हो, न्यूमरेटर में आएगी वो इनकम जिसमें से वो खर्चा बटना है, और डिनोमिनेटर में आएगा खुद वो खर्चा। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, प्रेफरेंस डिविडेंड खर्चा है यहां पे,
ये कौन सी इनकम से बढ़ता है? ईएटी में से। ईएटी में से माइनस करते हो ना प्रेफरेंस डिविडेंड, तो फॉर्मूला इज ईएटी में से ये डिविडेंड बढ़ता है डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। इसी तरीके से इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कौन सी इनकम से बढ़ता है? अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो न्यूमरेटर में आएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जिस इनकम से खर्चा बढ़ता है वो इनकम न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में खुद वो खर्चा, इक्विटी डिविडेंड। यहां पे पेपर में मान लो आपके पास आ जाए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आपके पास मान लो पेपर में आ जाए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बनाओ, बताओ यहीं पे इनकम स्टेटमेंट के थ्रू, तो सर इंटरेस्ट कौन सी इनकम से बढ़ता है? ईबीआईटी। जिस इनकम से खर्चा बढ़ता है वो न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय खुद वो खर्चा, इंटरेस्ट। सिंपल मतलब कवरेज रेशियो डिनोट क्या कर रही है सर? यहां पे मान लीजिए आपके पास कवरेज रेशियो आ जाती है 3, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो 3 आ जाती है। इसका मतलब यह है कि सर जितना प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, इस प्रेफरेंस डिविडेंड को बांटने के लिए जो इनकम है, इस प्रेफरेंस डिविडेंड को बांटने के लिए जो इनकम है सर, वो इस प्रेफरेंस डिविडेंड की 3 टाइम्स है। मतलब 3 टाइम्स सफिशिएंट इनकम है मेरे पास इस खर्चे को बांटने के लिए। मैं कहता हूं ये इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो आपके पास 2 आ जाती है। इसका मतलब सर ये जो इक्विटी डिविडेंड बांटना है ना, इसका डबल हमने उनके लिए कमाया है, डबल मैंने उनके लिए कमाया है, उसमें से आधा उनको बांट रहा हूं एक तरह से। आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 आ जाती है। इसका मतलब यह है सर जो इंटरेस्ट पे करना है, जिस इनकम से पे करना है, वो इनकम 5 टाइम्स ज्यादा है, मोर देन सफिशिएंट हमने कमाया है उस खर्चे को बांटने के लिए। तो इनकम की सफिशिएंसी दिखाती है कवरेज रेशियो। अगर मान लो पेपर में आपसे पूछ भी लिया जाए, कमेंट कर दो इस पे। आई होप आपको बात समझ आ गई। अच्छा, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, क्रक्स क्या है? सफिशिएंसी ऑफ इनकम। सफिशिएंसी ऑफ इनकम पता चलती है कवरेज रेशियो से, बस वो लिखना है। बिल्कुल सही यश। अच्छा, इसके बाद इसी क्वेश्चन में सर आपसे नेट फंड फ्लो, नेट फंड ये भी मांगा था आपसे। सर अगर आपके पास रिस्क एंड लिवरेज के चैप्टर में आपके पास पेपर में भी किसी सवाल में आपके पास नेट फंड आ जाए कि नेट फंड बताओ कितना है, तो सर कुछ नहीं है, आपको इसके लिए बनानी पड़ेगी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बना के एंड में आप निकालते हो रिटेन्ड अर्निंग्स। जो भी आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं ये हैं आपकी नेट फंड। बस एक चेंज है इसमें, रिटेन्ड अर्निंग्स आपके वैसे नेट फंड है, बट आपने पूरी इनकम स्टेटमेंट में अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंडिचर माइनस कर रखा है तो उसको एड बैक करना पड़ेगा सर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर अगर आपने कोई, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखी हो आपने कोई ऐसी नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग का रोल नहीं है यहां पे, ये ध्यान रखना, नॉन कैश की बात कर रहा हूं, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल हो कोई दिक्कत नहीं है। नॉन कैश इनकम अगर आपने ऐड कर रखी है तो वो माइनस करनी पड़ेगी, माइनस नॉन कैश इनकम। जनरली सर ये होता नहीं है क्वेश्चंस में, नॉन कैश एक्सपेंडिचर के नाम पे ज्यादातर डेप्रिसिएशन होता है। तो कहने का मतलब है रिटेन्ड अर्निंग्स में डेप्रिसिएशन बस ऐड हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट, आपके पास नेट फंड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा सर, क्वेश्चंस में कई बारी क्वेश्चंस में एक दो छोटी छोटी नुएंसेस हो रहे हैं बस, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। क्वेश्चंस में सर एक कई बारी सारा डेटा दिया होता है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज निकालना होता है और सारा डेटा दिया होता है, सिर्फ सर सेल्स नहीं होती हैं। अब सेल्स नहीं है जिसकी वजह से मेरी पूरी इनकम स्टेटमेंट स्टक हो जाती है। सेल्स आएगी, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी होती है क्वेश्चन में, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी होती है कि मान लो सेल्स का 60%, तो अगर सेल आएगी तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी तो ही कंट्रीब्यूशन आएगा। उसके बाद फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी होती है तो ईबीआईटी आ जाएगा, इंटरेस्ट आपको दे रखा होता है ईबीटी आ जाएगा, टैक्स का रेट आपको दे रखा होता है ईएटी आ जाएगा, प्रेफरेंस का डिविडेंड दे रखा होता है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर, सब कुछ आ जाएगा। सेल नहीं है सर, और सेल निकालने के लिए ना सर आपको एक रेशो दी होती है, एसेट टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या बनता है, कुछ नालायक इसका फॉर्मूला बनाते हैं एसेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर, और कुछ नालायक इसका फॉर्मूला बनाते हैं टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट। अच्छा, अब बात ऐसी है
कि पहली बार जब मैं पूछता हूं ये फॉर्मूला क्यों बनाया या ये फॉर्मूला क्यों बनाया, तो बच्चा कहता है सर आपने ही कहा था सर टर्नओवर रेशियोज का फॉर्मूला उसके नाम से निकलता है, एसेट टर्नओवर दे रखा है तो हमने उसी के नाम से फॉर्मूला निकाल दिया कि उसके नाम में एक वर्ड एसेट है एक वर्ड टर्नओवर है, वहां से फॉर्मूला निकाल दिया। बट बेटा वो तो ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला है बिल्कुल करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला है गलत। मैंने आपको बताया फॉर्मूला डिनोमिनेटर से समझा जाता है, डिनोमिनेटर से एक बार इस फॉर्मूले को समझ लेना। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, सेल्स करूंगा, कितनी सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स, कितनी सेल्स करूंगा उससे, कितनी सेल्स करूंगा उससे कितने एसेट लगाऊंगा। सर पहले एसेट लगाए जाएंगे, मशीनें आएंगी, प्लांट एंड बिल्डिंग मशीन इक्विपमेंट वगैरह आएगा, उससे प्रोडक्शन होगी फिर जाके सेल होगी, या पहले गुड्स की सेल कर दूंगा पता नहीं कैसे और उससे पैसा आएगा और फिर मशीनें खरीदूंगा, ऐसा थोड़ा ना होता है, पहले एसेट लगाओगे ना। तो इसलिए यह फॉर्मूला बिल्कुल सही है सर। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है डिनोमिनेटर से, कितने के एसेट लगाए, 1 करोड़ की मशीन लगाई तो उससे जो प्रोडक्शन आप कर पा रहे हो वो सालाना आपको कितने की सेल दे रही है, कितने का रेवेन्यू दे रही है, एज सिंपल एज दैट। हमने सी आशीष जैन की क्लास ली है, उन्होंने ढंग, ओके जी संस्कार, ठीक है, इतने एसेट लगाकर कितना टर्नओवर, बिल्कुल सही यश, ठीक है यश, ओके जी। तो सर ये इसका करेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा यहां पे एसेट में सर टोटल एसेट आपको कंसिडर करते हैं, ठीक है जी, जब तक कि क्वेश्चन स्पेसिफाई ना कर दे। हाँ ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए, हो सकता है पेपर में जैसे क्वेश्चन आए एक दो बारी किया हुआ है और पेपर में ऐसे लिख दे, क्योंकि नॉर्मली फॉर्मूला होता है रेशो का एसेट टर्नओवर रेशो, मान लो पेपर में लिख दिया फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। अब सर अगर ऐसे फॉर्मूला बना दिया फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, तो फॉर्मूला तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट, लेकिन फिर ये ध्यान रखना सिर्फ फिक्स एसेट आएंगे यहां पे, क्योंकि स्पेसिफाई कर रखा है क्वेश्चन में। नॉर्मली टोटल एसेट्स आते हैं, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। एक बात का और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में सर एसेट्स नाम की कोई चीज दे ही नहीं रखी होती, अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्वेश्चन में एसेट्स दे ही नहीं रखे, अब एसेट्स नहीं दे रखे, हम कहां से निकाले एसेट्स। जैसे बुक में भी था एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में एसेट्स नहीं दे रखे थे, उस क्वेश्चन में आपको डेट दे रखा था, डिबेंचर्स दे रखे थे, एग्जाम्पल के लिए 20 लाख, और इक्विटी कैपिटल दे रखी थी एग्जाम्पल के लिए 17 लाख। बिल्कुल सही बात। और लायबिलिटीज में भी सर और कुछ नहीं था, बस ये दो चीजें दे रखी थी। तो पहली बात आप अजम्पशन लेंगे कि यहां पे और कुछ है ही नहीं, तो ये आपकी एक तरह से लायबिलिटी साइड है। अब मेरे को नहीं पता एसेट साइड पे फिक्स एसेट कितने होंगे, करंट एसेट कितने होंगे, इतना पता है दोनों साइड का टोटल सेम होगा, तो लायबिलिटी साइड का टोटल लगा के 37 लाख वही आपके टोटल एसेट का टोटल आ जाएगा, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही संस्कार, सिंपल सिंपल बातें हैं ये। अच्छा इसके बाद यहां पे एक चीज और थी यार, टर्नओवर रेशो भी हो गई, कोई और पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट और सुनो सर, एक क्वेश्चन में आपसे फाइनेंशियल लिवरेज मांगा था, ये कई बच्चों ने डाउट भी पूछा था मुझसे, क्वेश्चन ने आपसे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मांगा था फॉर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अलग। अब सर ये क्वेश्चन था, वैसे ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन स्टिल अब था, अब तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी नुएंसेस डिस्कस कर रहे हैं, सारी डिस्कस करके चलेंगे। सर नॉर्मली जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है, अभी पूरा कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करके हटे हैं, ये सर इंटरेस्ट की वजह से आता है, सिंपल बात है, इंटरेस्ट की वजह से आता है। तो इसका फॉर्मूला हम इंटरेस्ट के बेसिस पे क्या बना देते हैं, मैं एक एक करके फॉर्मूले की बात करूंगा। परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले की अगर बात करूं तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला हम बना देते हैं। अब क्वेश्चन कहता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालो फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। ऑल्दो मेरे को पता है सर प्रेफरेंस डिविडेंड में फाइनेंशियल लिवरेज नहीं है, हमने अभी रिवाइज किया कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड पे ऑफ कब करना है, भले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस का डिविडेंड हो, पे ऑफ तो सर तभी करना है जब मेरे पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो वो लैप्स हो जाएगा 4 साल कैरी फॉरवर्ड होके, तो लिवरेज तो नहीं है। लेकिन अब सवाल ने बोल दिया भैया मेरे को नहीं पता, आप मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड में लिवरेज है और इसके अकॉर्डिंग अब लिवरेज बताओ। मेरे को बताओ, आपने ये जो फॉर्मूला बनाया था डीएफएल का, सॉरी सेल्स लिख दिया, तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला बन गया, सॉरी ईबीआईटी, आपने जो ये फॉर्मूला बनाया था, ये आपने फॉर्मूला कैसे बनाया था कि सर ईबीआईटी से ईबीटी तक जाना है, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट लाई कर गया। अब मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड भी काउंट करवाना है।
अब मेरे को इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस दोनों काउंट करवाने हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब मैं क्या कर रहा हूं, सीधा ईबीआईटी से कहां पे आ रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके बीच में क्या लाई कर गया, ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट भी फॉल कर गया, टैक्स तो सर प्रॉफिट के बेसिस पे, उसमें कोई लिवरेज है ही नहीं, मैं काउंट ही नहीं करूंगा उसको, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों फॉल कर गए सर। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं ऑल्टरनेट फॉर्मूले की बात करूं, सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे बनाते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनाते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, कि भाई ईबीआईटी से ईबीटी तक आ गए क्योंकि बीच में इंटरेस्ट फॉल कर गया, लिवरेज आ गया। जब मैं इसी में इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों के हिसाब से अगर मेरे को फॉर्मूला बनाना पड़ जाए, तो मैं क्या बनाऊंगा, ईबीआईटी से सीधा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों फॉल कर गए। मेरे को बताइए, समझ आ गया आपको ये? हाँ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, बस लास्ट चीज है, उसके बाद अपने आरटीपी वगैरह के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और था सर, उस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसी बात दे रखी थी, इफ क्वेश्चन स्पेसिफिक की बात है, एक सेकेंड, आपको ऐसा ऐसा सा कुछ कह रखा था, इफ, अरे नालायक, कंपनी belongs to an industry whose asset turnover is, एग्जाम्पल के लिए 2.5, does it have higher or lower asset leverage और टर्नओवर रेशियो। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें करना क्या है। बड़ी सिंपल सी बात कर रखी है, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंपनीज, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब उसमें तो बड़ी सारी कंपनीज आ गई ना, मारुति, फोर्ड, अपना ह्यूंडे वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरीके से अब मेरी कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में फॉल करती है जिस इंडस्ट्री का टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर 2.5 है। इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर 2.5 का मतलब क्या है, कि सर एसेट टर्नओवर 2.5 का मतलब यह है कि जितने के एसेट, 1 रुपए का एसेट अगर लगाते हो इंडस्ट्री में, एक सेकेंड, 2.5 के एसेट टर्नओवर का मतलब क्या है कि 1 रुपए का अगर एसेट लगाते हो तो 2.5 की सेल्स आती है। 1 रुपए का एसेट लगाते हो तो सर 2.5 रुपए की हम सेल कर पाते हैं, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं। यह है पूरी इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर, यह है इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड। अब क्वेश्चन ने पूछा है डज इट हैव हायर और लोअर एसेट लेवरेज। डज इट का मतलब हमारी कंपनी का इंडस्ट्री से ज्यादा एसेट टर्नओवर है या कम है। कहने का मतलब है यहां पे आपको अपनी कंपनी का एसेट टर्नओवर ही निकालना है, बस वही फॉर्मूला लगा के, टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट। लेट्स से हमारा एसेट टर्नओवर 3 रुपए आ जाता है, मतलब पूरी इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज अगर 1 रुपए का एसेट लगा के 2.5 रुपए की सेल कमा रही हैं, तो मैं सर 1 रुपए का एसेट लगा के 3 रुपए की सेल कमा लेता हूं। ठीक है ना, तो आई हैव अ हायर एसेट टर्नओवर रेशियो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। बड़ा सिंपल था सर, सिर्फ कंपैरिजन है, लेकिन फिर भी इसलिए रिवाइज करवाया है क्योंकि बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं, मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। सिंपल एक रेशियो निकाल के कंपेयर करना है बस। ठीक है जी, तो सर आपको मेरे ख्याल से रियलाइज भी हो रहा होगा जितने भी क्वेश्चन थे, इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन की भी सारी बातें आपको साथ साथ रिवाइज करने की पूरी कोशिश करी है। प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड वाला पॉइंट भी था, सार्थक जी वो इस चैप्टर का पॉइंट नहीं था। प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड वाला पॉइंट आपका नेक्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, जहां पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन का पॉइंट है। ठीक है ना जी, पीई रेशियो मैं बता देता हूं। ठीक है,
अपना सार्थक समझ में आया जो तुमने पूछा है? ऑल्दो मैं रिवाइज करवा दूंगा, पर मैं चाह रहा हूं वो चैप्टर के साथ ही करें यार, ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करेंगे। सार्थक ने पूछा था वो प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन के साथ का है, ठीक है ना? मैं काम करता हूं, अब बीच में बात उठी है, बता ही देता हूं वो भी। पहले एक बार पीई रेशियो बता देता हूं। वैसे पी रेशियो बताना गया, फॉर्मूला है एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस, एज सिंपल एज दैट। फॉर्मूले डिनोमिनेटर से फॉर्मूला समझा जाएगा। ईपीएस में कितना चेंज आएगा तो उसकी वजह से मार्केट में मेरे शेयर का प्राइस कितना चेंज हो रहा है, सिंपल एज दैट, एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस। और इसका सर एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी था जो कि हमने डिविडेंड पॉलिसी वाले चैप्टर में यूज किया था, 1 डिवाइडेड बाई केई। याद करो, पीई रेशियो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई केई और केई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पीई रेशियो, ठीक है जी। इसका जो भी लॉजिक था वो उसी चैप्टर में रिवाइज कर लेंगे, लेकिन इसका ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, लेकिन रिस्क एंड लेवरेज में केई तो आता ही नहीं है, ये तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर से आना शुरू होता है, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हो गई। अब अपने